हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ पे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की मैथ मजे से, लर्न विद फन। तो आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 7 वो एक्सरसाइज 1.4 पर बेस्ड है। इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 तक और उसके आगे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ अ सेट देखा था। तो आज वही यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ अ सेट और उनके प्रॉपर्टी के बेस पर एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। और एक लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरी प्लानिंग ऐसी है कि इस साल मैं कोर्स को कंप्लीट कराने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही मैंने अपने वीडियो को एनालाइज भी किया है और खुद से भी देखा है, और उसमें माइनस पॉइंट भी मेरे को ये मिला है कि मैंने एग्जांपल्स बहुत कम यूज किए इसको समझाने के लिए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैं जब अगला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस करूंगा, अभी ये चैप्टर तो हो गया, अगला चैप्टर जब रिलेशंस एंड फंक्शंस करूंगा तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल डालने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये तय है, ये पक्का है कि जो एक्सरसाइज है उसमें तो मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही कराऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे या तो वो होमवर्क में रहेंगे आपके लिए, या तो उनके भी एग्जांपल बनाकर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और मिसलेनियस जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको भी नहीं कराऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस में एग्जांपल में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए, मेरा नाम आयुष दुबे है, और पिछले कई लेक्चर्स में मैंने मेरा नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम आयुष दुबे है। आयुष मैथ चालू किया है, पहला चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 7 आ चुका है, लेक्चर नंबर 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। एक्सरसाइज 1.4 तो बेस्ड रहेगा ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ अ सेट्स पे। सो कॉन्सेप्ट, अब मैं एक एक क्वेश्चन कराने से पहले यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या था सेट्स का वो मैं बताते हुए चलूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मजे से लर्न विद फन याद रखना, ये मैं मेरा हेडलाइन डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा है, लर्न विद फन। ओके, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ले लेते। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड यूनियन। फाइंड यूनियन। तो जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर 6 में मैंने डिटेल्स में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बताया था, जिसमें यूनियन को डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, यूनिवर्सल का भी होता है लेकिन थोड़ा पतले में दिया रहता है। अभी क्या मार्कर है, ऐसे हो गया है, तो उसको याद रखना है यूनियन है। जब यूनियन बोलते तो ये फाइंड करना पड़ता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो नहीं, दो से ज्यादा कई सेट दिए हो या दो सेट दिए हो तो उनके सारे एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया सेट बनाना। फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। एक साथ जितने भी सेट दिए, मान लो 5 सेट दिए, तो पांचों सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को कंबाइन करना और एक नया सेट बनाना, उसको यूनियन सेट कहा जाता है। और एक और बात, जो मेन बात है कि उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है, मतलब उन सारे सेट्स के बीच में जितने भी कॉमन पॉइंट आए उनको एक बार लिखते हुए, बस एक बार लिखना है, एक से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म का हम नियम भी जानते हैं कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड यूनियन में मैंने पहला क्वेश्चन दिया। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में कि x इज 1 3 5 और एक हमको y दे दिया है, क्या दिया है 1 2 3 1 2 and 3। फाइंड यूनियन। तो दो सेट दिए हैं, इनके सारे एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया सेट बनाना है और कॉमन पॉइंट देखना है। तो मान लो इन दोनों सेट को कंबाइन किया। ठीक है, इन दोनों सेट को कंबाइन किया तो मान लो हमारा एक नया z आया। आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल, जरूरी नहीं कि मैंने z लिया तो आपको भी z ही लेना है। सो 1 3 5 1 2 3, तो इसमें देखा जाए तो 1 और 3 दोनों में, यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गए। इनको एक बार लिखेंगे तो सीधा इसका एलिमेंट उतार दो, सीधा इसका एलिमेंट उतार दो, दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट है एक बार लिखेंगे। तो क्या कर लिखेंगे, 1 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 1 एक बार लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 3 एक बार लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर। और अच्छे से लिखना है इसको। अगर आपको ऑर्डर पसंद है, ऑर्डर मेंटेन करो, नहीं मेंटेन करो मतलब नहीं, तो और अच्छे से लिखने की बात करो। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 and 5 एंड दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स का एक नया सेट बनाना है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल देना और कॉमन पॉइंट एक बार लिखना है। ओके, क्वेश्चन 1 का
फर्स्ट सब पार्ट के बाद मैंने डायरेक्ट फोर्थ लिया है, सेकंड एंड थर्ड होमवर्क में दे दिया है। अगर उनमें डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तब उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ए का एलिमेंट दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने पहले लेक्चर में बोल दिया था कि हमको ये जो सिंबल्स हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार वो स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा अलग दिखने लगता है, थोड़ा बेकार लगने लगता है। अब इससे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, स्पेस भी बचती है और लिख भी सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब मैं क्या इसको लूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, उसकी जगह हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोनों एक ही है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसको बताया था सेट रिप्रेजेंटेशन में। ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कंडीशन दी है कि x 1 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो ये भी मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में, को याद नहीं, शायद आई थिंक थर्ड या फोर्थ में इंटरवल ऑफ अ सेट बताया था। इंटरवल ऑफ अ सेट अगर मान लो इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 2 इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये ओपन में लिखा जाएगा। ओपन में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसके साथ इक्वल टू साइन नहीं है। ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं है मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है। इक्वल टू साइन होता तो इनको भी इंक्लूड करते और इनके बीच में जो एलिमेंट आ रहा है उनको, एलिमेंट जो इनके बीच में आ रहा है तो आएगा ही, साथ ही इनको भी इंक्लूड करते। तो इनको इंक्लूड करते, अभी तो फिलहाल इनको नहीं करेंगे कि इक्वल टू साइन नहीं है, यानी ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, बट इनके बीच में जो एलिमेंट आएगा वो इंक्लूड होगा। हालांकि देखा जाए तो ये एक एम्प्टी सेट का ही, बट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है। या तो एक काम करो, ये ले लो, तो इसके अंदर सिर्फ ये आएगा आंसर एंड नथिंग। अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तब उसका आंसर 2 आएगा, वरना इसको 1 और 3, यानी इनका मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है। इस ओपन ब्रैकेट का ही मतलब होता है कि ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में जो एलिमेंट आएगा बस वही लिखेंगे, इन दोनों को नहीं लिखेंगे। अब इसी के अंदर यही क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, ये यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, यानी ये इससे बड़ा भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, यानी इसको भी इंक्लूड करेंगे, तब हमारा उस केस में बन जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों एलिमेंट को इंक्लूड करना। इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, और जो पहला वाला मैंने इसको बनाया था इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। ओके, ये तो इंटरवल की बात है। सो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं दिया, यानी ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में बनाने के बाद हम लोग फिर यूनियन निकाल सकते हैं। तो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो, मानना क्या है, ए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 नहीं लेना, उसके आगे वाला नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। बट एक कंडीशन क्या थी कि लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 6 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू भी है, यानी इस साइड वाला पार्ट क्लोज्ड इंटरवल में है, यानी इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6। तो हमको मिल गया एलिमेंट ए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में किया तो हमको एलिमेंट मिल गए ए के। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बी के। बी को सॉल्व करो। बी में देखो दोनों ओपन है, इक्वल टू साइन नहीं है ना नीचे, तो दोनों ओपन है, यानी इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच में जो एलिमेंट है उनको इंक्लूड करेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 6, यानी चालू होगा 7 से, 8 से, 9 से। 10 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यानी ये दोनों किसमें, ओपन इंटरवल में है। तो ये हो जाएगा हमारा बी। अब इसका यूनियन निकालेंगे। अब यानी इसको ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, कोई अगर हम लोगों को कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता तो भी यूनियन बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन पॉइंट कहाँ नहीं मिलता तो नहीं चलता, इंटरसेक्शन में, वो भी आगे बात करेंगे। मान लो ए यूनियन बी बनाया तो हमारा कोई सी सेट बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये हो गया ए का, और यूनियन बी का मतलब 6 और बी का एलिमेंट भी डाल दिया, और ये बन गया हमारा सी सेट, यानी ए यूनियन बी इसका निकला कोई नया सेट और ये उसके एलिमेंट। अब देखो इसके अंदर हमको कोई भी
कॉमन पॉइंट नहीं मिला। तो अगर ऐसा हो कि यूनियन में कॉमन पॉइंट ना मिले तो भी जरूरी नहीं कि, और ऐसा होता ही नहीं है कि अगर कॉमन पॉइंट ना मिले तो हम यूनियन नहीं बना सकते। आगे बढ़ जाओ, नहीं मिला नहीं मिला, बढ़ते जाओ, जो बोला है बस कंडीशन सेटिस्फाई करो, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करो और यूनियन कर दो। तो चाहे तो आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिफ्थ पार्ट में दे दिया है कि अगर ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी में नल यानी कोई एलिमेंट नहीं है, तब हमारा ए यूनियन बी निकालना है। तब ठीक है, तब हमको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यूनियन की, अगर आपको याद हो, कई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी लॉ ऑफ नल सेट, यानी कोई भी सेट का यूनियन अगर हम लोग नल से निकालते हैं तो हमको वही सेट ही मिलता है दोबारा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ नल, इसको कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अभी आगे ऐसी यूनियन में कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको प्रूफ करना पड़ेगा, जिसको निकालना पड़ेगा, जिसको इक्वल रख के शो करना पड़ेगा, वो भी आगे क्वेश्चन में है, वो मैं कराऊंगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं जाने दूंगा एक्सरसाइज में। हाँ, उससे सिमिलर भी और कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं एक्सरसाइज में छोड़ दूंगा आपके लिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है, यही चीज हमको इस फॉर्म में दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ए 1 2 3 और बी नल है। तो अगर हम लोग इसका निकाले, ए यूनियन बी निकाले, तो मान लो ए यूनियन बी करके कोई सी बनता है एलिमेंट, ठीक है, सी। तो अगर इसके साथ इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो जाहिर सी बात है यही एलिमेंट मिल जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो सी का आंसर होगा ये, सी का आंसर होगा ये, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। प्रॉपर्टी भी यही बताती है कि अगर कोई भी सेट का यूनियन किसी नल सेट से निकालते हैं तो उसी सेट को मिलता है जिसके साथ नल सेट का हम लोग यूनियन निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ नल कहा जाता है इसको। ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि लेट ए, दो सेट दिए हैं ए और बी, ए दिया है ए बी और बी दिया है ए बी सी। तो यहां पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला कि क्या ए बी का सबसेट है, और दूसरा ए यूनियन बी क्या होगा। दो क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसेट भी पढ़ चुके हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई दो सेट दिया हो, ठीक है, तो जो पहले सेट का एलिमेंट है वो दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए। सारे एलिमेंट, एक को भी नहीं छोड़ना है, सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद होने चाहिए, तो वो सबसेट कहलाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हो तो जो पहले वाले सेट का जितने सारे एलिमेंट है वो दूसरे वाले में होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए, तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा। तो यहां पर देख लो, ए के सारे एलिमेंट यानी ए और बी में है, ठीक है, इसके जो जितने भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों बी में है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यानी फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई करता है, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये नहीं होगा, ये भी मैं पढ़ा चुका, लेकिन एक बार फिर यहां बता दे रहा हूं एक्स्ट्रा में कि अगर बोलते रेसिप्रोकल यहां दे दिया होता कि इज बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उसका आंसर नो हो जाता। क्यों? क्योंकि अब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, सी मिस हो रहा है ना, सी ए में नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो पहले वाले का आंसर है यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर हम लोगों को रीजन दे दिया तो क्या बोलेंगे कि मान लो ए, हमने ए मत मानो, चलो ठीक है, ये पूरे एलिमेंट को हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, तो हम लोग कंडीशन दे देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ये भी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका, दिस इंप्लाइज मतलब इसका मतलब तो जिसको मतलब तो एक्स बिलोंग्स टू डी, ये कंडीशन दे सकते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है व्हाट इज ए यूनियन बी। तब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब दो सेट दिए हुए हैं, सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो, कॉमन पॉइंट को एक बार लिखो। तो मान लो ए और बी बना के, ए और बी का यूनियन सी बनाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ए बी, यानी ये दोनों, ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एक बार लिखेंगे, ए और बी लिख दिया, बचा क्या, सी, एंड दिस इज द आंसर।
एंड दिस इज द आंसर। इसको देख लो, मैं मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, मैं मिटा नहीं रहा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है थर्ड वाला, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, मैं इसी में थोड़े चेंजेस कर रहा हूं। ध्यान से देख लो, आंसर यही रहेगा, आंसर यही रहेगा, बस थर्ड में हमको ये कंडीशन नहीं दी रहेगी, थर्ड में हमको ये कंडीशन नहीं दी रहेगी कि हमको यहाँ पे खुद से मानना पड़ेगा। चाहे ऐसे मान लो, चाहे लॉजिक लगा लो, वैसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, बस देख लो, सेकंड का बस यही आंसर है, बस क्वेश्चन चेंज है, बस क्या है, क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, और ये कंडीशन भी दे दी हमको क्वेश्चन में। ओके, सच दैट बस कंडीशन क्या दे दी है, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसी में करा दे रहा हूं मैं, ज्यादा एफर्ट नहीं देना है, और सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि मान लो ए और बी दो सेट दिया हुआ है, और हमको ये भी बता दिया है कि ए बी का सबसेट है। ये तो प्रूफ कर दिया हमने, ए बी का सबसेट है, यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, ए बी का सबसेट है। तो व्हाट इज अ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो भी आंसर में निकाल चुका। मान लो हमने यहाँ पर ए और बी को ले लिया होता, तो अभी हमने ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है, तो इसका आंसर सिर्फ थियोरेटिकली होगा कि अगर हमको दो सेट दिया है, ए और बी दो सेट दिया हुआ, और ये भी बता दिया कि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी हमारा बी एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था, पिछला वाला देखा था, ए यूनियन बी निकाला था तो हमको क्या मिला था, क्या था, ए बी सी, ये बी का एलिमेंट था पिछले वाले क्वेश्चन में, पूरा ये बी का एलिमेंट था ना, तो हमको बी का ही एलिमेंट मिलेगा। अगर दो सेट दिया हुआ है और ये बता दिया है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो अगर हम उसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमको बी का एलिमेंट मिलेगा। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, मान लो हमारे पास दो सबसेट है, अरे दो सेट है, और यहां पर बोल दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यहां उल्टा कर दिया, यहां पर बोल दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तब यहां पर अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमको एलिमेंट बी का नहीं ए का मिलेगा, फिर पूरा का पूरा ए का मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक था, मैंने बस क्वेश्चन में पहला वाला सेंटेंस ही चेंज कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या तो फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 4 सेट दिए हुए हैं, और 4 सेट के अंदर उनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर भी 7 क्वेश्चन थे, 7 सब पार्ट थे, जिसमें से मैंने 3 लिए हैं, 4 आपके लिए होमवर्क दिए हैं। हर एक टाइप का मैं करवा दे रहा हूँ, ओके, हर एक टाइप का करवा दे रहा हूँ, और सिमिलर है, मैं बता भी दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप आराम से सॉल्व भी कर लेंगे। पहला पार्ट लिया है ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, दूसरा है ए यूनियन सी निकालना है, और तीसरा जब 3 सेट का यूनियन निकालना है, यानी ए यूनियन, सी यूनियन, डी यूनियन, और हो सकता है कि यूनियन ए भी निकाल दें तो भी निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालना है, तो सिर्फ अब हमको ए यूनियन बी निकालना है, सिर्फ हमको ए और बी पे फोकस करना है, सी और डी अभी जाने दो, सी और डी के एलिमेंट को हाथ नहीं लगाना है, ए और बी में निकालना है। तो मान लो ए और बी मिला के एक्स बनता है नया सेट, ठीक है, ए यूनियन बी निकालते तो कोई नया सेट मिलता है हमको एक्स। अब निकालते हैं, तो पहले हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। 1 है, 1 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, चलो एक कॉमन पॉइंट मिल गया 3, 4 है, 4 मिल गया, आगे 5 6 इसके नंबर इसके अंदर नहीं है, यानी 3 और 4 इसके में कॉमन पॉइंट मिला है। ओके, तो इसको एक बार लिखेंगे, तो ए यूनियन बी क्या मिला, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। अब इस 3 और 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट बन चुका है ना, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट बन चुका है, एक बार लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे 5 और 6, 5 और 6, एंड दिस इज द आंसर, ए यूनियन बी का आंसर। ओके, अब ए यूनियन सी आते हैं। ओके, अब ए यूनियन सी, यानी अब बी और डी को छोड़ दो, अब ए और सी पे देखना है, जो क्वेश्चन दिया है उसी सेट को बस देखो, ठीक है।
पहले कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। 1 है, 1 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो एज इट इज एलिमेंट उतार दो नीचे। मान लो A यूनियन C मिलते हैं Y, ठीक है, Y बनाते हैं, तो सीधा सीधा कॉमन पॉइंट नहीं, सीधा सीधा सॉरी एलिमेंट उतार दो। 1 2 3 4 और उसमें आ जाएगा 5 6 7 एंड 8, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, सीधा आ गया। कोई कॉमन पॉइंट नहीं था। अब आ जाते हैं कि अगर हमको 3 सेट का साथ में यूनियन निकालने को दे दिया जाए तो क्या होगा, तीनों का साथ में दे दिया जाए तो क्या होगा। ओके, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यूनियन में, पिछले लेक्चर में बताया था, प्लीज उसको देख के आइए, इससे तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, क्योंकि यूनियन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, वो भी मैंने उसके अंदर बताया। तो जब तक आपको वो नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बार वो करके आइए। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ठीक है, कि अगर जैसे दे दिया A यूनियन B का यूनियन C, चाहे आप ऐसे निकाल दो, यानी चाहे पहले आप B यूनियन C निकाल दो, इसका जो आंसर है, फिर उसका यूनियन D कर दो तो भी चलेगा, या तो A यूनियन को बाहर निकाल दो, पहले B यूनियन C निकाल दो, ये प्रॉपर्टी थी। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आने वाला है। तो मेरे कहने का क्या मतलब, इस प्रॉपर्टी का यहाँ कैसे यूज है, चाहे आप B यूनियन C पहले निकाल लो, ठीक है, चाहे आप B यूनियन C पहले निकाल लो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन D कर देना, यानी D के एलिमेंट उसमें जोड़ देना, और या तो पहले C यूनियन D निकाल दो, इसका जो आंसर आएगा उसमें B यूनियन कर देना, यानी B के एलिमेंट जोड़ देना। तो पहले हम पहले वाले से जाते हैं, ओके, पहले वाले से जाते हैं, पहले हम लोग B यूनियन C निकालते हैं। तो B यूनियन C निकालते हैं तो क्या होगा, B यूनियन C, तो 3 4 5 6 7 8, कॉमन पॉइंट दिख रहा है हमको, कॉमन पॉइंट इसके अंदर दिख रहा है, 5 और 6 है। तो इसका एलिमेंट कैसे तैयार होगा, B यूनियन C होगा 3 4 5 6 7 एंड 8, B यूनियन C निकल गया, ठीक है। अब इसके साथ B यूनियन निकालना है, ठीक है, अब वापस B यूनियन C निकालने की जरूरत नहीं है, ये B यूनियन C हमने ये निकाल दिया, चाहिए तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ये हमने निकाल दिया। अब इसका जो आंसर है, यानी ये जो आंसर है उसमें D यूनियन यानी D के एलिमेंट जोड़ देने। तब इसके में से और D एलिमेंट में से देखने कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट हमको मिल रहा है 7 8, ठीक है, कॉमन पॉइंट मिल रहा है 7 8। तो अब यहाँ पर हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि अगर हम लोग B यूनियन C यूनियन D निकालते हैं, अब सिंपली इसके अंदर D डालना ही है, तो इसके लिए मैंने सीधा इसके अंदर D ऐसे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो। अब 7 8 दोबारा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 9 लिख दो एंड 10 लिख दो, एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते थे, C यूनियन D निकाल दो, हटाओ इसको, C यूनियन D निकाल देते पहले, उसके बाद उसके अंदर B के एलिमेंट आ देते, यानी B का यूनियन निकल जाता। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर वही आता, आंसर वही आता। सो यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि कितने भी सेट दिए उसके सारे एलिमेंट को कंबाइन करना, कॉमन पॉइंट अगर उन सेट्स के बीच में आता तो उसको एक बार लिखो और सारे एलिमेंट को कॉपी डाउन कर दो, ये है यूनियन का कॉन्सेप्ट। नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन। ओके, फाइंड द इंटरसेक्शन, वो भी क्वेश्चन 1 जो अभी हमने यूनियन के लिए निकाला, उसी में हमको इंटरसेक्शन निकालना है, उसी क्वेश्चन को यूज करके। इंटरसेक्शन को यूनियन का जो साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है, ऐसे। यूनियन में क्या होता है कि जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो हम सारे जितने सेट दिए सारे के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, सारे एलिमेंट को, एक को भी छोड़ते हैं। कॉमन पॉइंट को एक बार लिखते हैं, लेकिन लिखते जरूर है, छोड़ते नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं, बात ये है, लेकिन लिखते हैं, छोड़ते नहीं है। अब इंटरसेक्शन में मैं बता चुका हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन पॉइंट, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट से मतलब है और किसी एलिमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है।
इंटरसेक्शन का मतलब है हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट से मतलब है और किसी एलिमेंट से मतलब नहीं, सबको जाने दो, सिर्फ कॉमन पॉइंट निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर हमको बोल दिया कि x इंटरसेक्शन y निकालो, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और यही दिया है x इंटरसेक्शन y निकालो, तो हमको x और y के बीच में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। मान लो x इंटरसेक्शन y हमने निकाला तो हमारा बना z, ठीक है, कोई नया सेट बन गया। तब कॉमन पॉइंट ढूंढो, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 2 है, यानी कॉमन पॉइंट 1 3 मिला, यही हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है हमको सिर्फ कॉमन पॉइंट से मतलब है, बाकी एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, यानी 5 और 2 हम नहीं लिखेंगे। 5 और 2 लिख देते तो वो इंटरसेक्शन में यूनियन हो जाता, कि हमने सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया। हमको इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट से मतलब है, बस कॉमन पॉइंट से मतलब है। ओके, पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। ओके, तो यूनियन में हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया था, इसमें सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो अब बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन भी निकालो, ठीक है, तो अब यानी इन दोनों में से कॉमन पॉइंट निकालो और जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। सिंपल सी बात है। मान लो ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो हमारा कोई नया सेट बना सी, कॉमन पॉइंट ढूंढो, ए है, ई है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ है, ओ नहीं है, यू है, यू नहीं है, यानी कॉमन पॉइंट क्या मिला हमको, ए। तो यानी सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमको सिर्फ कॉमन पॉइंट चाहिए, बाकी एलिमेंट्स को जाने दो, सिर्फ कॉमन पॉइंट निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर अगर हम लोग ले लें, फोर्थ है कि फिफ्थ पार्ट, ए दे दिया है हमको 1 2 3 एंड 4 और बी दे दिया है नल। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, फिफ्थ पार्टी मैंने दिया है कि ए दे दिया है 1 2 3 4 और बी दे दिया है नल, यानी इसके अंदर कोई, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, अब जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इंटरसेक्शन की भी तो आराम से सॉल्व कर लेगा इसका आंसर क्या होगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है तो सोचेगा कि इसका आंसर कैसे होगा। इसका आंसर है बड़ा सिंपल, ठीक है, सामने ही लिखा हुआ है। तो आंसर बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉ ऑफ नल की ही, ठीक है, लॉ ऑफ नल की ही, उसमें होती है कि अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल के साथ निकालें तो हमको नल मिलता है, ठीक है। यूनियन में अलग था, अगर इसका यूनियन इसके साथ निकाले तो हमको इसका एलिमेंट ही मिलेगा, यानी यही सेट ही मिल जाएगा वहां पे। बट इंटरसेक्शन में क्या है कि इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकाले तो हमको ये मिलेगा। कैसे, इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो जब इसके अंदर एलिमेंट नहीं है यानी इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है ही नहीं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हमको कॉमन पॉइंट चाहिए, ठीक है, इनके बीच में। अब जैसे यही देख लो, इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, नल है, खाली है। तो जब ये खाली है, कोई एलिमेंट है नहीं, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट बनेगा ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं बनेगा तो आंसर नल ही आएगा, नो आंसर, नल, नल मतलब एम्प्टी, खाली, खाली। हाँ, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मान लो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मान लो ये सी बनाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नल, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, आंसर नल। होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या समझाना चाहता हूं। ओके, क्वेश्चन 5 तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। क्वेश्चन 5 तक इंडिविजुअल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यूनियन और इंटरसेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमको मिक्स दिया हुआ है, हमको यहाँ पे यूनियन भी निकालना है और साथ में इंटरसेक्शन भी निकालना है। ओके, चालू करते हैं। 4 सेट दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स लिखे हुए बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे दिया है ए यूनियन बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन। कॉमन पॉइंट ढूंढ लो, वही हमारा आंसर होगा। मान लो ए यूनियन बी हमारा एक्स बनाता है। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के एक दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि सी ऑलरेडी यूज हो चुका है।
ठीक है, एक्स बनाता है, कुछ भी ले सकते हैं, के ले सकते हो, जे ले सकते हो। चलो इस बार मैं कुछ और लेता हूँ, मैं एक्स वाई जेड ए बी सी ले रहा हूँ। मान लो जे बनाता है, ठीक है, कोई नया सेट बनाता है जे, ए यूनियन बी। कॉमन पॉइंट ढूंढो, 3 है, 7 है, 5 है, 9 है, 7 है, 7 है। चलो एक ये कॉमन पॉइंट मिला, 9 मिला, 9 मिला, 11 मिला, 11 मिला। यानी इसका आंसर इस बार क्या होगा? 3, 7, 9 और 11, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें भी है, यानी ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में ये एलिमेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका आंसर सीधा यही होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सीधा कॉमन, हमको कॉमन से मतलब, बाकी एलिमेंट को जाने दो, कॉमन निकाल दो। अब उसके बाद फर्स्ट के बाद मैंने 8 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है सबके सब। ए यूनियन बी निकालना, कहीं बी यूनियन सी निकालना, कहीं सी यूनियन डी, डी यूनियन ए। अब ये कुछ नया आया है जहां पर हमको इंटरसेक्शन भी निकालना है और यूनियन भी निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप पहले डायरेक्ट इसको पहले लीव कर दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। बड़ा सिंपल है, ऐसे सिंपल बन जाएगा, 2 स्टेप में हो जाएगा। इसको छोड़ दो भी, इसको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ही लिखने जाएंगे, ए इंटरसेक्शन। पहले आप बी यूनियन डी निकालो, ठीक है, बी यूनियन डी निकालो, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे ए का इंटरसेक्शन निकाल दो। यानी जो इसका आंसर आएगा और जो एलिमेंट और जो सेट के ए का एलिमेंट है उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट निकालेगा वही हमारा इसका टोटल का आंसर होगा। समझाता हूं, रुको, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन डी मतलब कॉमन पॉइंट एक बार और सारे एलिमेंट चेक देने का। 7 9 7 9 नहीं है, 11 13 11 13 भी नहीं है, 15 17, यानी बी यूनियन डी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी सारे के सारे एलिमेंट ऐसे उतार दो। यानी इसका हो जाएगा 7 9 11 13 15 एंड 17। ओके, यानी मान लो बी यूनियन डी निकाला तो हमको ये एलिमेंट मिला, ठीक है। ये एलिमेंट मान लो हमने इसको दे दिया के, यानी इस पूरे एलिमेंट, ये पूरे सेट को हमने दे दिया के। ओके, तो यानी हमने इसको पूरा क्या मान लिया कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमको एक नया सेट मिला के। यानी इस बार हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन के निकालना है। के क्या है? बी यूनियन डी, बी यूनियन डी हमने निकाल दिया है और उसको के मान लिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 7 9 11 13 15 एंड 17, ये आया हमारा आंसर के इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं ज्यादा, ये हमने निकाल दिया। तो सिंपल से लिख देना है। अब ए यूनियन के हमने बी यूनियन डी माना है, बी यूनियन डी ऑलरेडी निकाल दिया, ठीक है, उसको के माना नया सेट। तो मैं यहाँ ए यूनियन बी यूनियन डी ऐसे निकालता, अरे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालते, इससे अच्छा मैंने इसको के मान लिया। चाहो तो मानो, चाहे तो ना मानो, आप पे है, ठीक है। तो अब मान लो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन के निकालना है, यानी अब ए और के को देखो, इनके बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। 3 है, 3 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 7 है, हाँ 7 है, चलो एक एलिमेंट मिल गया 7। 9 है, 9 है, 11 है, 11 है। तो यानी ए यूनियन के क्या आ गया हमारा, 7 9 11, ये आ गया हमारा आंसर। यानी इस टोटल का आंसर क्या होगा, सिर्फ यही होगा 7 9 11। ये नहीं होगा इसका आंसर, ये तो हमने सिर्फ ये पार्ट निकाला है, इस पार्ट और इस पार्ट को सॉल्व किया तो ये आंसर होगा हमारा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब अगला देखो, कि हमको दो सेट का निकालना है यूनियन, उसके बाद उन सेट के बीच में इंटरसेक्शन। यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं सीधा, इसका आंसर आ जाएगा, मान लो मैंने के ही मान लिया था, ठीक है, 7 9 एंड 11। ओके, अब सॉल्व करते हैं 10th नंबर वाला। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ अच्छा दिख रहा है, चलो स्पेस चाहिए, लिख लिया, मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम ए यूनियन डी निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा
बी यूनियन सी निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा तो उन दोनों के बीच में हम लोग कॉमन पॉइंट देखेंगे, जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा यही इनका पूरे का आंसर होगा। ओके, काम करते हैं ए यूनियन डी निकालते हैं। ए यूनियन डी निकालेंगे तो मान लो हमारा जी बनता है कोई सेट, जरूरी नहीं कि आप यहाँ रखो, चलो एक काम करो, इसका सेट बनाने में सीधा आंसर लिखो, क्योंकि हमको इससे मतलब है ना, सीधा से ए यूनियन डी, यानी ए और डी के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, अरे सॉरी ए यूनियन डी, हमको पूरा एलिमेंट चाहिए। 3 5 7 9 11 15 17 कुछ नहीं आ रहा है, सारे एलिमेंट लिख दो ऐसे, 3 5 7 9 11 15 एंड 17। ये एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, ए यूनियन डी निकाल दिया। अब निकालो बी यूनियन सी। याद रखना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसे सॉल्व करना है, कुछ इधर उधर कर दिया ना तो गए मार्क्स, 2 या 2.5-3 मार्क्स का आएगा ये। अब बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी 7 है 9 है 11 है 13 है 11 है 13, यानी ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब एक बार लिखना है, यानी बी यूनियन सी क्या होगा, बी का एलिमेंट फिर सी का एलिमेंट डालो, 11 13 है लिख चुके हैं, कॉमन पॉइंट एक बार लिखना है, उसके बाद आ गया 15। ओके, यानी ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, यानी इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, यानी इनके जो ये यहाँ पर पर्टिकुलर हमने आंसर लिखे हुए हैं, इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट आएगा यही ये टोटल का आंसर होगा। कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 है हाँ 7 है, 9 है हाँ 9 है, 11 है हाँ 11 है, 13 नहीं है, 15 है हाँ 15 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लो बिल्कुल सही निकाला है, कॉमन पॉइंट निकाल लो दोनों के बीच में, 7 9 7 9 11 11 एंड 15 15, 13 17 नहीं है कॉमन, दिस इज द आंसर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर कॉपी डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको ये 2 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट, बाकी होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है ना ये, यस, फर्स्ट पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने से पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो सेट एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्या दिया है, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड इंटीजर भी होता है, ऑड नेचुरल में भी होता है। यहाँ पर दिया एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 0 से ऊपर वाले को और ऑड लेना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो चलो ठीक है इंटीजर ले लेते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव में जाते हैं। ए हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंटीजर वाले नहीं ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं बात करूँ ऐसे, नेगेटिव भी चाहे तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए मैंने ले लिया, ऑड नंबर बोला ना, 1 3 5 7 9, चलो 4 नंबर तक लेंगे, एंड डैश 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 डैश। ये डैश का मतलब इनफाइनाइट होता है, नंबर तक जाएगा, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। ये भी मैंने सिखाया पहले पिछले वाले लेक्चर में, कि अगर कोई कंडीशन ना दी रहे तो इन्फिनिटी तक जाती है। अगर कोई कंडीशन दे दे कि एक्स इससे कम है, इससे ज्यादा है, ऐसा कोई कंडीशन दे दे, उसके हिसाब से हम लोग फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ए सॉल्व हो गया, नेक्स्ट अब बी सॉल्व करते हैं। बी सॉल्व करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। तो इस बार हो जाएगा ये 2 4 6 8, कितना लिया है, 3 2 5, एक और ले लो 10, जाने दो। सी सॉल्व करते हैं, एक मिनट मेरे को कैमरा चेक करना पड़ेगा, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सी सी दी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी यही चीज कॉपी कर दो सीधा, 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी। ये चीज ऑड नेचुरल नंबर बोला है ना हमको, ऑड नेचुरल नंबर बोला ना, तो वही चीज लिख दी है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर दिया, अब ये नहीं दिया नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, लेकिन मैंने नेगेटिव जानबूझ के नहीं लिया, मैंने सीधा पॉजिटिव ही ले लिया है। हम चाहे तो उसको नेगेटिव ऑड में भी ले सकते हैं। ओके,
तो वही चीज आ गया, क्योंकि इस बार नेचुरल नंबर दे रखा है तो इसे लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डी, ओके, डी सॉल्व करते हैं। ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ओके। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? एक्स तो हो जाएगा 1, परफेक्ट, 2 परफेक्ट, 3 परफेक्ट, 5 परफेक्ट, 7 परफेक्ट। 7 के बाद आता है 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, 13 एंड जाने दो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नंबर ले लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहला वाला ये लिख दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। इस बार ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट मेरे को इस साइड से बनाना नहीं आता, शेम ऑन यू सर, पढ़ा रहे हो और आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना नहीं आ रहा है। 1 और बी, अरे सॉरी, ए एंड बी, ओके। कॉमन पॉइंट बोलो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। नो कॉमन पॉइंट, दैट इज नल। नल क्यों आया? आप सब बच्चे सोचे सर क्या कर दिए आप, एनसीईआरटी ने तो इसका आंसर दिया है, नल थोड़ी ना आ रहा है। नल नहीं, इसका आंसर नहीं आएगा। गलती से ही सही मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ पर एक्स एक्स नेचुरल नंबर दिया हुआ था, ओके, एक्स नेचुरल नंबर दिया हुआ था, मैंने ऑड नंबर बना दिया। तो अगर ऑड नंबर है तो आंसर ये आ जाएगा। नेचुरल नंबर बना देंगे तो यस, इसका कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने ऑड नंबर ले लिया, तो आप ऑड नंबर ले लीजिए। अगर नेचुरल नंबर रखना है तो यहाँ पर बस नेचुरल नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, जब तक यहाँ रखना है। तो हमको देखो 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ऐसे करते करते आप जितना नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, ऑड और नेचुरल अगर मिल रहे हैं साथ में, तो आपका इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। फिलहाल मैंने ऑड लिया है, यहाँ मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा यहाँ ऊपर भी एन ऑड दिया है और एक ऑड नेचुरल नंबर दिया है, उसके चक्कर में मैंने क्वेश्चन ले लिया। आप इसको भी कॉपी रिटर्न कर सकते हैं, आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा, ये नया सेट मिल जाएगा, ओके ठीक है, इसको जाने दो। बाकी सब तो सही लिखा है, बस ये नेचुरल नंबर था, यहाँ पे मैंने ऑड बना दिया है, कोई बात नहीं। फिफ्थ पार्ट लिया मैंने, फिफ्थ पार्ट हमको दिया है बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, यानी बी और डी में फाइंड करना है कॉमन क्या है। 2 है, 1 है, यस 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 8 8 8 8, यस, यानी इसका कॉमन मिल गया 2, इसका कॉमन मिल गया 2 एंड दिस इज योर आंसर। कॉपी डाउन कर लो, वहां पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में जो ए में दिया है वो एक्चुअली वहां पर नेचुरल नंबर आएगा, बट मैंने ऑड ले लिया है, तो आप इसको भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको नेचुरल नंबर चाहिए, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहिए, तो बस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जाने दो, फिर ए और बी में से कॉमन निकाल दो। ये चलो आपको मैंने होमवर्क दे दिया। डाउट हो कमेंट में क्वेश्चन करो, सर नहीं आ रहा है बताएंगे, ओके ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे स्टेट द फॉलोइंग सेट एज डिसजॉइंट, यानी बताना है किसमें से डिसजॉइंट कौन सा है। अब जो लोग मेरा पिछला लेक्चर देख के आए उनको पता चल जाएगा डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, और जो लोग नहीं देखे हैं तो उनको मैं इस लेक्चर में बता ही दूंगा भाई डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर दो सेट के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना मिले तो दो सेट डिसजॉइंट हो जाते हैं। अगर कोई कॉमन पॉइंट, दो के बीच में कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो किसी यानी जुड़े रहते हैं, किसी के साथ लिंक रहते हैं, यानी ये जो मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है, हमारा कॉमन पॉइंट होता है, दो सेट के बीच में कॉमन पॉइंट होता है। अब अगर यही कॉमन पॉइंट ना मिले, अगर ये कॉमन पॉइंट ना मिले तो सेट अलग अलग हो जाएंगे, जुड़ेंगे ही नहीं। मान लो 3 लोग हैं, आप और आपका दोस्त, ठीक है, 2 लोग हैं, आप आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप तीसरा आपके साथ मिल जाता है, ठीक है, जैसे आप और आपके दोस्त हैं,
और आपकी मुलाकात आपके दोस्त के जरिए तीसरे आदमी से होती है। ठीक है, आपकी मुलाकात आपके दोस्त के जरिए तीसरे आदमी से होती है। तो यानी तीसरा क्या है, आपके दोस्त से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपसे जुड़ा हुआ है। तो आपका दोस्त कहाँ होगा, आपके और तीसरे आदमी का कॉमन होगा। वो उससे भी दोस्ती रखता है, वो आपसे भी दोस्ती रखता है। ओके, अब अगर वो आपका दोस्त ही नहीं रहेगा, यानी कोई कॉमन है ही नहीं हमारे के बीच में, तो हमारे और उसके बीच में क्या होगा, अजनबी है। अब मैं तीसरे आदमी से मिला अपने दोस्त के, मतलब अपने दोस्त से, मेरे दोस्त का दोस्त था। ठीक है, मैं उसका दोस्त हूं, वो भी उसका दोस्त है, यानी ये बीच वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब अगर वो बीच में दोस्त ही नहीं रहेगा तो मेरा और उसका रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, कॉमन ही नहीं है, तो हम कैसे बातचीत करेंगे। दैट इज द डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों को तीनों लिए। कमेंट मत कर देना सर आप हर एक क्वेश्चन गैप कर रहे हो। भाई एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन गैप करूंगा, ठीक है, मैं पूरा एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर्स में एग्जांपल की तरह यूज करूंगा, जो बच्चे पूछे रहेंगे। ओके, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें दिया। और दूसरा दिया x such that x belongs to natural number, कंडीशन दी है x is greater than equal to 4, less than equal to 6। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखो, मैंने अभी जस्ट पिछले के क्वेश्चंस में बताया था, इसका मतलब होता है कि इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, यानी हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, 6 से बड़ा नहीं जाना है, लेस देन और इक्वल टू है। तो कॉमन पॉइंट मिला, दिख रहा है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट है, यानी ये तो डिसजॉइंट हुआ ही नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट मिल गया, कॉमन पॉइंट मिल गया, तब कैसे डिसजॉइंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ढूंढो कोई कॉमन पॉइंट मिला क्या, ए नहीं है, ई है, मिल गया। एक भी कॉमन पॉइंट अगर मिल जाता है तो डिसजॉइंट नहीं कहलाता। डिसजॉइंट के लिए कॉमन पॉइंट का ना होना जरूरी है, यानी नल होना चाहिए। कॉमन पॉइंट अभी जस्ट जैसे देखा था, इंटरसेक्शन में अगर कॉमन पॉइंट ना मिले तो नल हो जाता है। ठीक है, तो वो नल वाला कंडीशन डिसजॉइंट होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल सुनो, सिंपल देखो, इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो वो डिसजॉइंट पक्का होगा, डिसजॉइंट नहीं हुआ तो इंटरसेक्शन पक्का होगा। दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो यानी ये भी डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट मिल गया। थर्ड देखते हैं, x such that x is an even integer और x such that odd integer। अब इवन और ऑड तो जमीन आसमान का अंतर है, कभी नहीं मिल सकते, तो इनके बीच में तो कभी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। यस, दिस इज द डिसजॉइंट, दिस इज द डिसजॉइंट, कॉमन पॉइंट नहीं मिला। ओके 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 ओके, आ जाओ, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस का भी मैंने बता दिया है कैसे करते हैं। डिफरेंस अगर मान लो ये 4 सेट दिए हुए हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, a माइनस बी, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है उसको उड़ा दो, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है उसको उड़ा दो, और कॉमन पॉइंट उड़ाने के बाद जो a के एलिमेंट बचते हैं कॉमन पॉइंट उड़ाने के बाद, वही हमारे आंसर होंगे। क्यों, क्योंकि हमको जब बोला जाता है a माइनस बी, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है उड़ा दो, और a के जो बचे कुछ एलिमेंट है वो आंसर होंगे। b माइनस बी बोलता है, b माइनस ए बोलता है, चलो b माइनस ए बोलता है, तो इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है उसको उड़ा दो, और इस बार जो b के बचे कुछ एलिमेंट है उसको लिख दो। आंसर क्या रहेगा, कॉमन पॉइंट उड़ाना। सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट उड़ाओ, ठीक है, सबसे पहले कॉमन पॉइंट उड़ाओ। कॉमन पॉइंट उड़ाने के बाद जो ये पहले नंबर पे दिए रहते, जो पहला दिया रहता है, वही उनके बचे कुछ एलिमेंट ही आंसर होता है। ठीक है, कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो सिंपल से लिख दो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंस नहीं कर सकते, कॉमन पॉइंट को उड़ाना जरूरी है। ओके, a माइनस बी, कॉमन पॉइंट देखो, बी, a और b में क्या है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है। एक बार मैं चेक कर रहा था क्या मैंने सही क्वेश्चन लिखा है, 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, हाँ सॉरी, एक है, 12 मिल गया, 12 मिल गया कॉमन पॉइंट, इसको उड़ा दो, इसको नहीं लिखना है। अब
12 उड़ाने के बाद ये एलिमेंट जो बचे यही हमारे आंसर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल 3, 6, 9, 12 नहीं लिखेंगे, 12 उड़ चुका है, 15, 18, 21। दिस इज द आंसर। अब यही उल्टा कर दिया होता, b माइनस ए बोला होता, तो ये बचे कुछ एलिमेंट आंसर होते हैं। जो पहले लिखा रहेगा वही उसका बचा कुछ एलिमेंट ही आंसर होगा डिफरेंस में। फिर 12th क्वेश्चन, बाकी सब सिमिलर क्वेश्चन है। डिफरेंस बहुत इजी है, बस यही दो बात ध्यान रखो, डिफरेंस सॉल्व है। ओके, d माइनस सी कॉमन ढूंढो। 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10, हाँ 10 बाकी नहीं, 10 को उड़ा दिया। अब मुझे बताओ किसका एलिमेंट, किसका बचा कुछ एलिमेंट लेंगे, सी का कि डी का? सी का कि डी का? ऑफ कोर्स डी का, क्योंकि पहला क्या है, डी है। यहाँ सी होता सी का लेते हैं, यहाँ डी है तो डी का लेंगे। ट्रिक है। 5, 10, अरे 10 नहीं, सॉरी 10 तो उड़ गया। 5, 15 एंड 20 एंड दिस इज द आंसर फॉर डिफरेंस। कॉमन उड़ा दो, पहला जो एलिमेंट सेट लिखा हुआ है उसी का बचा कुछ एलिमेंट ही हमारा आंसर होगा डिफरेंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल था, सिमिलर था, डिफरेंस पर ही। इसके लिए मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। 9 का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था डिफरेंस का, बस दो याद रखना, कॉमन उड़ाओ और जो पहला एलिमेंट, जो पहला सेट हमको दिया हो जिसमें से हमको माइनस करना हो, नहीं जो जिसमें से माइनस करना है उसका बचा कुछ एलिमेंट ही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्या दिया है? इफ आर, मतलब कोई आर एक रियल नंबर सेट है, यानी रियल नंबर में होल नंबर, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, इंटीजर सब कुछ आ जाता है, और रैशनल एक अलग ही हो जाता है p/q फॉर्म में। अब रैशनल और इररेशनल की बात करते हैं। तो अगर हम लोग रियल में से रैशनल को घटा देते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, यही बताना है। सिंपल, अगर हम लोग रियल में से रैशनल हटा देते तो बचा क्या? इररेशनल। इररेशनल, इररेशनल को टेक्स्ट बुक में टी से शायद डिनोट किया, तो टी। अगर आर में से क्यू हटा दिया तो टी। ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और पूछेगा ही, इसका कोई थियरी है नहीं। 1 मार्क का कहीं मिला, कहीं पूछा तो नहीं पूछा। ओके, यानी अगर रियल नंबर का कोई सेट है, कोई रियल नंबर सेट है और दूसरा रैशनल नंबर सेट है, तो अगर रियल नंबर सेट में से रैशनल नंबर सेट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा आंसर? इररेशनल नंबर। ओके ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने नहीं करा क्योंकि उससे भी सिमिलर क्वेश्चन डिसजॉइंट का मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बता दिया था। ओके, डिसजॉइंट का बस आपको वही ट्रू और फॉल्स बताने के, जो गिवन स्टेटमेंट है वो डिसजॉइंट है कि नहीं। डिसजॉइंट का मतलब होता है कॉमन पॉइंट ना मिलना। अगर उन स्टेटमेंट्स में कॉमन पॉइंट मिलता है तो यानी वो डिसजॉइंट नहीं है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मैंने पिछले अपने जो जितने भी लेक्चर्स दिए हुए हैं शायद इसमें थोड़ी बहुत गलती है। मैंने एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। अगर मैं एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट समझाता तो मेरे को इतने न्यूमेरिकल्स कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में मैंने वो कवर करने की कोशिश की है, डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है, और आगे मेरे जितने भी लेक्चर होंगे, जितने भी चैप्टर पे लेक्चर होंगे, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, और खास करके मिसलेनियस में नहीं कराने वाला हूँ। हाँ, जो मेन चैप्टर है, जैसे आगे ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, उसके बाद रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, उनके हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। ओके, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके मिसलेनियस एग्जांपल्स को, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को और एग्जांपल्स को हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर ही समझेंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, और बाकी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ आगे के लेक्चर्स में, बाकी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ उसको भी मैं एग्जांपल के तरीके से यूज करूंगा आगे के लेक्चर्स में। सो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पता चलेगा हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे वीडियोस वापस बनाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरी भी मेहनत खराब नहीं जाएगी। सो थैंक यू, पढ़ते रहें, लर्न विद फन।